दोस्तों ये एज ऑफ चौसर का सेकेंड पार्ट है। अगर पार्ट वन देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। झारखंड टीजीटी पीजीटी 2022 का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें वो सारे वीडियोस हैं जो पिछला वीडियोस हैं। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि झारखंड टीजीटी पीजीटी स्पेशल वीडियो ये बना रहा हूँ, और इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जानने लायक झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए, उन्हीं चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन वीडियोस। हालांकि किसी भी स्टेट के टीजीटी में या पीजीटी में एज ऑफ चौसर से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। एक आध दो क्वेश्चंस आए हैं तो बैकग्राउंड से हैं। टीजीटी में हालांकि कोई क्वेश्चंस आए नहीं, तो बस मैं जितना बता रहा हूँ एज ऑफ चौसर में बस उतना ही चीजें आपको जानना है। बहुत डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब एलिजाबेथन एज में आएंगे या फिर आगे की जो भी एज हैं उनमें आएंगे तो उनमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। शेक्सपियर को बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो खामा खां इस एज में बहुत ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ मैं इस वीडियोज़ में बता रहा हूँ, इन वीडियोज़ में, इन स्लाइड्स के थ्रू बस उतना ही आपको जानना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आपको पता है 1340 टू 1400 एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है, और ये जो एज है चौसर के बर्थ और चौसर के डेथ से ये एज पूरा जाना जाता है। हालांकि चौसर का एज 1343 है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में आपको 1340 भी मिलेगा, और ये एज इसी एज के रफ चार्ट को लेके बताया गया है। ये एज जो है अनरेस्ट और ट्रांजिशन एरा माना जाता है। इस एज को बहुत सारे उथल पुथल हुए, इस एज में बहुत सारे बदलाव हुए, और इस एज का ये कॉमन फीचर है। बहुत सारे जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हुए, मेडिवल ट्रेडिशन के अगेंस्ट लोगों ने रिवोल्ट किया, बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। चर्च में, लोगों में जो सामंतवाद था, फेडरलिज्म चल रहा था, उन चीज़ों को लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, आगे आया, और उन चीज़ों को, उन रूढ़िवादी जो मेडिवल ट्रेडिशंस था उनको चेंज किए। ठीक है, लोलार्ड मूवमेंट कह सकते हैं या फिर चर्च का रिफॉर्मेशन कह सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को चौसर, विक्लिफ, ये सारे जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उन्होंने बदलाव करना शुरू किया, लोगों को जगाना शुरू किया, और बहुत सारे बदलाव हुए इस एज। चौसर के अलावा जैसा कि हमने बताया कि विक्लिफ थे, और विक्लिफ के जो फॉलोअर्स थे उनको लोलार्डियन कहा गया। ये लोलार्डियन जो वर्ड है लोल से बना, यानी लोल मतलब चैंटिंग, जो चैंट करते थे यानी भजन कीर्तन गाते थे, और उनका जो ग्रुप था, उनका जो लीडर ये विक्लिफ है, और उनके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अटैक किया गया चर्च में, क्योंकि विक्लिफ ने सबसे पहले बाइबल को ट्रांसलेट किया, और जो भी करप्शन थे, जो भी चर्च के अंदर करप्शन थे, पोप को, बिशप को, जो भी क्लर्जी थे, उनके उनके करप्शन को रिवील किए, लोगों तक मैसेज पहुंचाए कि ये चर्च जो है, चर्च के अंदर जो बैठे हुए ये लोग हैं, ये आपके साथ छल कर रहे हैं। बहुत सारे पोप या बिशप थे, वो सेल करते थे पार्डन, यानी कुछ पैसे दान करो तो आपका जो पार्डन है, मतलब आपका जो पाप है उसे पार्डन किया जाएगा, मतलब कि उसे गॉड के द्वारा माफ किए जाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे करप्शन थे चर्च में, उनको ये लोग रिफॉर्म करना शुरू किया। उनमें चौसर और विक्लिफ का बहुत बड़ा नाम है। ये जो एज है ये इकोनॉमिक डिसकंटेंट के रूप में समझ सकते हैं। बहुत सारा डाउनफॉल देखा गया, बहुत सारे जो इकोनॉमिकल कंडीशन था, बहुत दयनीय स्थिति था, क्योंकि इस टाइम 100 ईयर ऑफ वार चल रहा था, और जब भी वार होता है तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन वीक हो जाते हैं उस टाइम। फिर इसके साथ साथ ब्लैक डेथ आए। ठीक है, चर्च का भी जो करप्शन था उसके कारण भी बहुत सारा इकोनॉमिकल कंडीशन वीक हुए। ठीक है, तो बहुत सारा ये जो एज है इसमें उथल पुथल देखा जा सकता है। इसीलिए हमने शुरू में ही कहा कि ये अनरेस्ट का एज, जो एज ऑफ चौसर है, ये अनरेस्ट वाला एज। इस एज में जो 100 ईयर ऑफ वार था, जिसको रिचर्ड थर्ड ने शुरू किया था फ्रांस में, मतलब अपने क्रॉन के लिए, अपनी गद्दी के लिए। और ये युद्ध क्यों हुआ था उस चीज को आप यहाँ से समझ सकते हैं। ट्री डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन में, उसमें आप देख सकते हैं कि किंग हेनरी 5, उनकी जो बीबी होती है कैथरीन, जो कि फ्रांस की होती है, उससे ये किंग हेनरी 5 जो था वो मैरिज किया था उसके साथ, कैथरीन ऑफ फ्रांस के साथ। और इस कारण से रिचर्ड थर्ड में अटैक अपने क्रॉन के लिए यहीं से शुरू होता है। 100 ईयर ऑफ वार्स, ये लगातार वार नहीं चल रहे थे, ये रुक रुक के वार चल रहे थे, और इन वार में बहुत सारे क्राइसिस देखे गए। इकोनॉमिकल पावर बहुत ज़्यादा वीक हो रहे, क्योंकि उस टाइम इंग्लैंड को फ्रांस से अटैक करना बहुत ही मुश्किल वाला काम था, क्योंकि उस टाइम जो फ्रांस था मोस्ट पावरफुल नेशन, और इस कारण से ये युद्ध में बहुत सारा दोनों की तरफ से हानियां हुई। और इस 100 ईयर ऑफ वार में जो तीन युद्ध हैं, तीन जो बैटल हैं, वो तीन बैटल इंग्लैंड की जीत होती है। पहला बैटल ऑफ क्रीसी, ये डेट भी आपको याद रखना है क्योंकि डेट भी कभी कभी में भी पूछे जा सकते हैं। सेकेंड बैटल था बैटल ऑफ पोइटियर्स,
और थर्ड बैटल था बैटल ऑफ अगेन, यानी कृषि, पोइटियस और अगेनकॉट 46, 56 और 14, 15, ये 3 जो बैटल थे इंग्लैंड के द्वारा डिफीट किया गया फ्रांस को, और यहाँ से एक नेशनलिटी का उदय। उस टाइम तक चौसर जो थे एक नेशनल पोएट के रूप में इंट्रोड्यूस कर चुके थे। तक जो चौसर थे नेशनल पोएट के रूप में अपना दबदबा बना चुके थे, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नया लैंग्वेज को, जो कि इंग्लैंड के अंदर एक नया लैंग्वेज जिसे हम आज के टाइम में इंग्लिश के रूप में जानते हैं, और इसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है इन चौसर। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लैंड बहुत सारे रियासतों में बटा था, और बहुत सारे रियासतों में बटने के कारण बहुत अलग अलग छोटे छोटे रियासतों में बटने के कारण बहुत छोटे छोटे मतलब अलग अलग डायलेक्ट में अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते थे, ठीक है। तो उसमें से ये जो 4 जो डायलेक्ट थे, नॉर्थम्ब्रियन, साउदर्नब्रियन, ईस्ट मिडलैंड और केंटिश, ये 4 जो लैंग्वेज थे, 4 जो डायलेक्ट थे, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। और इन 4 में से ईस्ट मिडलैंड जो डायलेक्ट था, लैंग्वेज था, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ था। यानी जिस प्रकार से अभी इंडिया का स्थिति आप समझ सकते हैं कि हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जो पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा बोला जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक उसी तरह से ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जो था वो उस टाइम इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज थी, और इसीलिए चौसर ने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को लिया और इंग्लिश में रिफॉर्म किया। चौसर को एज अ फर्स्ट ट्रांजिशनल पोएट समझा जाता है इस ट्रांजिशनल एज, और ये एज जो था, इस एज को भी फर्स्ट ट्रांजिशनल एज भी कहा जाता है। इस एज में 5 ट्रांजिशंस मेनली हुए, और ये 5 जो ट्रांजिशंस हैं वो हैं डिस्क्रिप्टिव टू नैरेटिव, आइडियलिस्टिक टू रियलिस्टिक, प्रोज टू पोएट्री, लोकल टू स्टैंडर्ड डायलेक्ट, और फ्रेंच एंड लैटिन लैंग्वेज टू इंग्लिश। ये 5 जो ट्रांजिशंस थे इस एज में देखा गया। तो ये जो 5 बदलाव हैं ये क्या हैं, इनको हम बारी बारी से समझ। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव टू नैरेटिव, यानी जो भी वर्क्स लिखे जा रहे थे उस टाइम, यानी एज ऑफ चौसर से पहले का जो कालखंड है, यानी उससे पहले अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें बियोवल्फ, तो बियोवल्फ का जो स्टोरी था उसमें जो बियोवल्फ सेंट्रल कैरेक्टर था उसके बारे में बहुत लंबा लंबा डिस्क्रिप्शन दिया गया था कि बियोवल्फ का तलवार कैसा था, उसकी भुजाएं कैसी थी, उसकी वीरता कैसा था, मतलब अलग अलग तरीके से उसका लंबे लंबे लाइंस में उनका व्याख्या किया गया था, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव वे में उसको बताया गया था, कैरेक्टर को, उसके हीरोइज्म को, ठीक है। उस चीज को एज ऑफ चौसर में आते आते चौसर ने क्या किया, अपने कैंटरबरी टेल्स में उसको नैरेटिव फॉर्म में दिखाना शुरू, यानी ऐसे समझ सकते हैं पहले का जो मूवी था, यानी शोले मूवी का एग्जांपल लें तो शोले का जो मूवी था 4 घंटे 4.5 घंटे का मूवी था। अब का जो एज है 2 घंटे मैक्सिमम मूवी होते हैं, मूवी का जो मतलब अगर हम ड्यूरेशन देखें तो। लेकिन शोले में जो स्टोरी है उससे कहीं ज़्यादा आज के टाइम में स्टोरी को रिवील किया जाता है, बताया जाता है। स्टोरी में जो मेन थीम होता है उसको ओवरव्यू किया जाता है, तो कम लाइन्स में ज़्यादा मैसेज देना, इस तरह का क्वालिटी डेवलप किया जाने लगा वर्क्स के थ्रू। तो ये जो पहला ट्रांजिशन था डिस्क्रिप्टिव टू नैरेटिव, यानी 5000 वर्ड्स का अगर कोई स्टोरी था उस चीज को 500 वर्ड्स में लाके उसी चीज को उसी तरीके से, बेहतरीन तरीके से उसी मैसेज को लोगों तक ले जाने का एक अच्छा मीडियम बनाया जाने लगा, ताकि लोग उसको आसानी से पढ़ सकें और मैसेज को समझ सकें, ठीक है। इस तरह से बदलाव आया। दूसरा जो बदलाव था आइडियलिस्टिक टू रियलिस्ट, जो पहले का जो एज था, यानी ओल्ड इंग्लिश में हमने बताया था राउंड टेबल, सारे कैरेक्टर फिगर समझ। एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बताया था किंग आर्थर। किंग आर्थर एक आइडियल किंग माने जाते थे, यानी एक किंग को कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, उनके हीरोइज्म में कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए ना, कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, वो सारी चीजों को लोग लिखा करते थे आइडियलिस्टिक वे में उसको समझकर। वो इमेजिनरी फॉर्म में होता था। लेकिन अब का जो एज आया, यानी एज ऑफ चौसर जो आया, उसमें रियलिस्टिक कैरेक्टर्स को लिया गया। जैसा कि कैंटरबरी टेल्स में 29 जो कैरेक्टर्स हैं 24 स्टोरीज में, उनको रियलिस्टिक वे में लिखा गया। पार्टनर था, मिलर था, ठीक है। तो ये सारे चीजें बदलाव देखने को मिला, ये सेकेंड चेंज था। तीसरा जो चेंज था प्रोज टू पोएट्री, यानी पहले डेकासिलिबिक फॉर्मेट में लिखा जाता था, यानी वो प्रोज के फॉर्मेट, अगर हम मोटा मोटी में कह सकते हैं तो वो प्रोज के फॉर्म में था। लेकिन अब का जो ये आया उसमें चौसर ने पोएट्री के फॉर्मेट को डेवलप किया। इन्होंने हीरोइक कपलेट को, राइम रोयल को, ये सारी चीज़ों को पोएट्री में लाके इन्वेंट किया, लोगों तक पोएट्री को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया, ठीक है। ये तीसरा चेंज था, यानी प्रोज टू पोएट्री अब
ये मतलब वर्क का फॉर्मेट हो गया। चौथा जो चेंज था, लोकल टू स्टैंडर्ड डायलेक्ट, यानी बहुत सारे छोटे छोटे जो रियासतों में बटा था उसमें अलग अलग बोलियां बोली जाती थी। उन बोलियों में से जो स्टैंडर्ड डायलेक्ट था, यानी नॉर्दर्न फ्रेंच का जो डायलेक्ट था उसको एक एज अ स्टैंडर्ड डायलेक्ट समझा जाने लगा, क्योंकि किसी भी स्टेट को एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, तो अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग डायलेक्ट बोले जाते थे, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड डायलेक्ट का होना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो उस टाइम जो फ्रेंच लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज था वो स्टैंडर्ड डायलेक्ट के रूप में, फिर उसको पांचवें बदलाव के रूप में फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, चेंज किया गया, डेवलप किया गया इंग्लिश। ठीक है, जो ये इंग्लिश था इनका अपना लैंग्वेज बन गया। ठीक है, हालांकि लैटिन लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज से फार बेटर थी, उनमें बहुत रिचनेस थी उस लैंग्वेज में, लेकिन फिर भी चौसर ने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज लिया और लोगों तक इंग्लिश को रिफॉर्म किया। कुछ और चीजें हैं जिसको हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कंसिडर किया गया है। ये पहले स्टोरी टेलर या राइटर के रूप में जाने जाते हैं। ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है इनको। फर्स्ट मॉडर्न राइटर थे, फर्स्ट रिफॉर्मर बने, फर्स्ट राइटर ऑफ रेनेसा कहलाए। हालांकि एज ऑफ रेनेसा चौसर के एज में आपको सॉरी शेक्सपियर के एज में आपको जब पढ़ाएंगे तो ये चीज समझ में आएगा। तो मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि चौसर के एज में रेनेसा का उदय शुरू हो गया था, रेनेसा शुरू हो गया था, यहीं से रेनेसा स्टार्ट होता है। ये पहले क्रिएटर कहलाए इंग्लिश लैंग्वेज और पोएट्री के, यानी चौसर को क्रिएटर कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज और पोएट्री। फर्स्ट ग्रेट कैरेक्टर पेंटर के रूप में भी इनको जाना जाता है। फर्स्ट नेशनल पोएट बने इंग्लैंड का ये, और इन्हीं के कारण चौसर के एज से पूरा एज जाना जाता है 1342-49। इस टाइम 1348 में ब्लैक डेथ आया था। जिस प्रकार से अभी के टाइम में कोरोना आया है, उसी टाइम में उस टाइम पर 1348 के टाइम ब्लैक डेथ आया, और इस टाइम ये ब्लैक डेथ इतना प्रभावशाली रहा कि 33% पॉपुलेशन जो था वो कोलैप्स कर गए थे, यानी 1/3 पॉपुलेशन। और ये मेनली जो पॉपुलेशन था वो लेबर क्लास, और इस कारण से लेबर की कमी हो गई और यहाँ से लोलार्ड मूवमेंट चला। ठीक है, क्योंकि उस टाइम ये जो क्राइसिस देखा गया, कोलैप्स देखा गया बहुत भारी तादाद पर, तो लोगों का चर्च से विश्वास उठने लग गया, क्योंकि चर्च में लोग जो अपना पार्डन सेल किया करते थे, चर्च के अंदर जो बिशप्स और क्लर्जी थे, कि जो भी आपका पाप है यहाँ पे दान करेंगे तो आपका पाप धुल जाएगा, तो लोगों का उस चीज से विश्वास उठ जाने लगा। क्योंकि जब इस तरह की त्रासदी देखने को मिलेंगे तो रियलिटी खुद ब खुद उजागर हो जाएंगे। तो इस कारण से विक्लिफ और उनके जो लोलार्ड टीम था उन्होंने मूवमेंट चलाया, लोलार्ड मूवमेंट, और उसमें चर्च को रिवील किया, जो लेबर क्लास थे उनका हक दिलाया कि कैसे वो जो फेडरलिज्म में थे, सामंतवाद में थे, जो बंधुआ मजदूर के रूप में जो अपना काम कर रहे थे, उस चीज को लोगों तक मैसेज पहुंचाया कि ये गलत है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप इस चीज के लिए मूवमेंट में आगे आइए और लोगों से अपना जो हक है, अपना जो काम के बदले जो आपका पैसा है उस चीज की मांग करिए, और इस तरह से मूवमेंट चला। ठीक है, तो एज ऑफ चौसर में फर्स्ट सिग्निफिकेंट पीरियड के रूप में हम समझ सकते हैं, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में ये पहला एज है जिसको हम समझ सकते हैं कि पहला पीरियड था सिग्निफिकेंट पीरियड। इससे पहले जो ओल्ड इंग्लिश था उसको हमने ऑलरेडी बताया कि उसका जो लैंग्वेज था वो कहीं मिक्सर लैंग्वेज था, उसमें इंग्लिश एज इंग्लिश कंसिडर नहीं किया गया। इस समय नए काल का जन्म हुआ, नया लैंग्वेज, नया लिटरेचर पैदा हुआ। बहुत सारे ट्रांजिशन जो हमने 5 ट्रांजिशन दिखाया है, ये ट्रांजिशन एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा गया। चौसर का जन्म एडवर्ड थर्ड के टाइम हुआ, और वो रिचर्ड थर्ड के टाइम उन्होंने अपना वर्क लिखा, उन्होंने जिया, और अंत में हेनरी फोर के टाइम डेथ हो जाता है। इस एज में बहुत ज्यादा सोशल कंट्रास्ट देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो 100 ईयर ऑफ वार में जो 3 आपको वार बताए थे, कृषि, पोइटियर्स और अगेन कोर्ट, 46, 56 और 1450, इस चीज को भी आपको याद रखना है। जॉन विक्लिफ जो पहले इंग्लिश मैन थे जो चैलेंज किए थे ऑथोरिटी को, कैथोलिक चर्च को, लोलार्डियन के थ्रू, और उन लोलार्डियन में विक्लिफ जो थे लीडर के रूप में अपना मूवमेंट चला रहे। चौसर थे पहले ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लैंड। इससे पहले जो भी राइटर थे, जो भी पोएट थे, उनमें वो रियलिटी, उनमें वो ओरिजिनलिटी नहीं, तो इनको फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज
और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कंसिडर किया। चौसर के जो भी वर्क्स हैं आपके स्क्रीन में है। द बुक ऑफ डचेस, इन डेट्स को आपको याद रखना है। ट्रोलियस एंड क्रिसिड, हाउस ऑफ फेम, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, द कैंटरबरी टेल्स जो इनका मैग्नम ओपस था, जो ग्रेट वर्क था। कैंटरबरी टेल्स के नाम के कारण इनको कैंटरबरी टेल्स का जो वर्क था एपिक, इसके द्वारा इनको जाना जाता है। ये इंग्लैंड के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए इनको इंग्लिश लैंग्वेज का फादर और इंग्लिश पोएट्री का भी फादर कंसिडर करा गया है। इनका जो कैंटरबरी टेल्स है उससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको दे देता। तो कैंटरबरी टेल्स था, ये चौसर का मास्टरपीस के रूप में वर्क था। ये एपिक के फॉर्म में लिखा गया था और इसमें 24 टेल्स वर्स के फॉर्म में और प्रोज के फॉर्म में इनका कलेक्शन था। माने 24 टेल्स का कहानी ये था कैंटरबरी टेल। कुछ कंप्लीट थे, कुछ इनकम्प्लीट रहे, पूरा नहीं कर पाए कैंटरबरी टेल्स को। इस स्टोरी में पिलग्रिम्स जो अपना राइड कर रहे होते हैं लंदन टू श्रीन ऑफ थॉमस, ये प्लेस का नाम, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं जिस प्रकार से अभी के टाइम में हिंदू अपना पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, जर्नी के लिए बोलबम जाते हैं या फिर कहीं भी धार्मिक स्थल के लिए जाते हैं, गंगा जाते हैं, पुरी जाते हैं। इसी प्रकार से उस टाइम का जो कल्चर था, उस टाइम का जो प्रचलन था, वो लंबे पिलग्रिमेज के लिए जाते थे। और ये जो लंदन से श्रीन ऑफ थॉमस के लिए गए, जो कि कैंटरबरी के प्लेस का नाम, ये एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान था जो कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ और शायद ये अनफिनिश्ड रहा। और ये जो जर्नी था, पिलग्रिमेज का जो ये जर्नी था, ये प्रोबेबली कैंटरबरी के लिए जो गए थे वो स्प्रिंग के मंथ में 1385 से 1387 के बीच में गए थे। और उसी के बीच का ये कहानी है। और उसमें बताया गया था कि जो भी कैरेक्टर्स हैं वो जाते टाइम और आते टाइम अपनी स्टोरी सुनाएंगे, ताकि इस जो ये जो जर्नी है उसको रोमांचित किया जाए, मज़ेदार बनाया जाए।